नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। दोस्तों, बजट का सेशन चल रहा है और अभी कुछ दिन पहले ही अगर हम बात करें तो हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। बजट यानी कि सरकार साल भर में कहाँ कितनी कमाई की, कहाँ कितना खर्च करेगी, इस सभी का हिसाब किताब। लेकिन जब इस बजट को एनालाइज मैंने किया तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए कि सर आपने बजट में काफ़ी सारे ऐसे टर्म्स बताए, क्या आप उस सारे के सारे जो टर्म्स आपने यूज किए उसको आप डिकोड कर सकते हैं क्या? क्या बजट 2023 को आप डिकोड कर सकते हैं? काफ़ी सारे टर्म्स थे, जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड्स क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, फिजिकल सरप्लस क्या होते हैं। तो ऐसे ही कई सारे टर्म्स हैं जिसको आज हम इस सेशन में देखेंगे। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम इकॉनमी पढ़ रहे हैं या फर्स्ट टाइम बजट देख रहे हैं, या पहले भी आपने पढ़ा होगा लेकिन इन सारे शब्दों के अर्थ आपको नहीं समझ में आते हैं, तो लास्ट तक जो है मेरे साथ क्लास में जो है वो बने रहिएगा। कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा, सारे बातों को जो है वो नोट डाउन करते रहिएगा। और आज जो आप बजट के इन शब्दों को डिकोड कर लेंगे तो भविष्य में कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को जो है शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और आज हम बात करेंगे बजट डिकोड, और परीक्षा के लिए बजट से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और कौन कौन से शब्द होते हैं उसके बारे में हम जानें, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो आपके सामने ये नॉर्मली अगर हम बात करें तो कुछ शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला शब्द है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या होता है वार्षिक वित्तीय विवरण? तो दोस्तों अगर हम बात करें, तो अगर हम वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि हमारा जो वित्तीय वर्ष जो शुरुआत होता है, वो वित्तीय वर्ष कब शुरुआत होता है? तो वो हर वर्ष की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक का जो ये पूरा का पूरा जो ये ईयर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? फिनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष के नाम से जानते हैं। तो देश में वित्तीय वर्ष हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है। यूनियन बजट को उस साल का एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें सरकार अपने खर्चों के बारे में जो है वो लोगों को बताती है। ठीक है, तो ये सबसे पहला शब्द जो आप लोगों के लिए था वो था वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए, अगला टर्म है इकोनॉमिक सर्वे, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण। आपने देखा था कि वित्त मंत्री जी ने जो है वो बजट के एक दिन पूर्व जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो जारी किया था, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो जारी किया था। क्या होता है? तो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था कि बजट के एक दिन पहले जो है प्रेजेंट किया जाता है, और ये एनुअल रिपोर्ट है जिसमें पिछले एक साल में देश के आर्थिक प्रगति का जो प्रदर्शन है उसका लेखा जोखा, यानी कि पिछले एक वर्षों में हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में जो है वो बताया जाता है। अगला जो टर्म आपके लिए आएगा फाइनेंस बिल, यानी कि वित्त विधेयक। क्या होता है इस पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बजट पेश करने के बाद सरकार फाइनेंस बिल जो है पेश करती है, जिसमें सरकार की कमाई का ब्यौरा होता है, यानी कि सरकार कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा कमा रही है। डायरेक्ट टैक्स से कितना कमा रही है, इनडायरेक्ट टैक्स से जो है वो कितना कमा रही है, ठीक है, या कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट है तो वहां से कितना। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, या कहीं से ऋण लिया गया, तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको इसमें बताई जाती है। अगला है बजट एस्टिमेट, यानी बजट का अनुमान। बजट का अनुमान, जैसे कि आपसे अगर आपके पिताजी पूछें कि ये बताओ कि इस महीने तुम कितना खर्च करने वाले हो, तो आप सारा का सारा खर्चा जोड़ोगे और उसके बाद बताओगे कि पापा या माता जी हम इतना पैसा जो है खर्चा करने वाले। वैसे ही यानी कि आपने क्या किया, आपने अपने खर्चे को क्या किया, एक अनुमान लगाया। सेम अगर हम बात करें तो आने वाले वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर में सरकार जो कमाई और खर्च का अनुमान बताती है उसी को बजट एस्टिमेट कहते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को आप समझिएगा। अगला जो टर्म है जो आप लोगों के लिए है वो है रिवाइज एस्टिमेट, यानी कि संशोधित अनुमान। अब मान लीजिए कि आपने अपने पिताजी को जो है वो बताया कि पिताजी मुझे 10,000 रुपए की आवश्यकता है और आने वाले महीने में या मैं 10,000 वर्ष में जो है अपना खर्चा चला दूंगा। लेकिन फिर क्या होता है, फिर होता है कि आपको लगता है कि नहीं 10,000 में खर्चा तो चल नहीं पाएगा यार, मुझे तो 2-4 हज़ार रुपए और चाहिए। तो आप क्या करोगे, अपने पिताजी को फिर से एक रिवाइज जो है वो एस्टिमेट जो है भेजोगे, है ना, उसमें संशोधन करने के अनुमान बताओगे। तो पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने कमाई और खर्च का जो अनुमान लगाया था उसे फिर से संशोधित कर जब पेश करती है तो उसे रिवाइज एस्टिमेट कहते हैं। ठीक है, तो बजट को समझना है तो आप समझिए अपने पॉकेट के बजट को ही देश के बजट के हिसाब से जब आप समझेंगे तो इस सारी चीजों को
को समझ सकते हैं। अगला है एक्चुअल यानी कि वास्तविक। तो 2 साल पहले सरकार ने जितना कमाया है और जितना खर्च किया है उसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल जो है वो कहते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिस्कल सरप्लस यानी कि राजकोषीय मुनाफा क्या होता है। तो सरकार की कमाई ज्यादा है और खर्च कम है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि फिजिकल क्या हो गया है, सरप्लस हो गया है ना। यानी कि भैया हमारे पास जो है वो 2 रुपया है और खर्च कितना है, 1.5 रुपया का हुआ है, तो हमारे पास क्या हो गया, फिजिकल सरप्लस की कंडीशन जो है वो आ चुकी है। तो सेम फिजिकल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा, यानी कि कमाई से ज्यादा जो है वो खर्चा, यानी कहते हैं ना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, है ना। जैसे कि 50 पैसा कमा रहे हैं और 1 रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो इस पे क्या हो रहा है, राजकोषीय घाटा के रूप में हम जानते हैं। यानी कि सरकार की कमाई कम और खर्च जब ज्यादा होता है तो उसको सरकार घाटे के रूप में जो है वो बताती है, उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अगला रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा, यानी कि सरकार ने कमाई का जो टारगेट सेट किया था उतना कमाई जब नहीं कर पाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। यानी कि सरकार को लगता है कि भाई इस बार मैं क्या करूंगा, 100 रुपए जो है वो कमाऊंगा, और इस 100 रुपए कमाने का जो इसने टारगेट रखा है फाइनेंशियल ईयर में, मान लीजिए कि वो 98 रुपए ही कमाती है, यानी कि क्या हुआ, इसका 2 रुपए का लॉस हो गया। यही 2 रुपए का लॉस जो है वो क्या है, आपका राजस्व घाटा है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट है। यानी कि जो भी टारगेट अपने आप को दिया है उस टारगेट को अचीव ना कर पाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा, यानी सरकार ने कमाई का जो टारगेट सेट किया था उतनी कमाई नहीं हुई तो उसे रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो है टैक्स यानी कि कर क्या होता है। तो मैंने कहा कि टैक्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो 2 प्रकार के टैक्स हैं। डायरेक्ट टैक्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो सीधा आपसे लिया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, यानी कि सीधा आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सीधा आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, ठीक है। इनकम टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है, ये अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। इन डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें, यानी कि आप सीधे सरकार को पे नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप कोई वस्तु खरीद रहे हो तो उस वस्तु के लिए आपने क्या किया है, पे किया है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस ड्यूटी, ये सारी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गई। अब इनकम टैक्स क्या होती है, जिसको हमने कहा कि डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि सीधे क्या है, तो इनकम टैक्स क्या है कि जो इनकम आपने कमाया उस इनकम पे आपने सरकार को क्या किया, कर जमा किया। तो वो कर कहां से कटेगा, वो आपके इनकम पे से कटेगा। जैसे इस बार आपने सुना ना कि 7 लाख रुपए तक जो है वो क्या कर दिया गया है, टैक्स फ्री किया गया है। यानी कि इसके ऊपर जब आप रहेंगे तो आपको क्या करना होगा, अपनी कमाई पर जो है वो सरकार को कर देना पड़ेगा। पहले कितना था, 5 लाख रुपया था। तो ये टैक्स आपकी कमाई पर लगता है, आपने कहीं इन्वेस्ट किया है और उस पर ब्याज मिल रहा है तो वो उस वक्त इनकम टैक्स भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क। तो देश के अंदर ही बनने वाले सामानों पर जो टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। और इसी को जो है अब जीएसटी के अंतर्गत जो है वो शामिल कर लिया गया है। लेकिन पेट्रोल, डीजल और शराब पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगाई जाती है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क। तो अब देखिए सीमा शुल्क मतलब कहाँ की सीमा, तो देश के बाहर की सीमा, ठीक है ना। यानी कि भारत के बाहर से कोई भी वस्तु अगर भारत में आ रहा है तो ये भारत की सीमा को जो है वो पार कर रहा है, ठीक है। तो सीमा को पार करने के लिए क्या देना होगा, शुल्क देना होगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सीमा शुल्क कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो जो सामान दूसरे देश से आ रहा है या फिर जा रहा है, यानी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर जो है वो जो टैक्स लगता है, जो फीस लगता है, जो शुल्क लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी कहते हैं। जीएसटी है ना, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। तो ये एक ऐसा टैक्स है जो भारत में प्रोडक्ट और सर्विस की सप्लाई पर लगता है ना। और जीएसटी क्या है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर के रूप में हम जानते हैं। कंसोलिडेटेड फंड यानी कि समेकित कोष क्या होता है, तो सरकार जो भी कमाती है उसे कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाता है और इससे पैसे निकालने के लिए संसद की मंजूरी होती है, ठीक है ना। यानी कि सरकार ने जो भी किया उसको क्या किया, कंसोलिडेटेड फंड में रखा। अब जहां भी खर्चा होगा, अब सरकार को अगर खर्चा करना होगा तो क्या करेगी, संसद पे जो है उसके ऊपर जो है वो संसद के पटल पर उसको लिख कर आएगी, उस पर बहस होगा, उसको बिल को एक बिल के रूप में उसको पास किया जाएगा, है ना। तो सरकार बताएगी फलाना चीज पे हमें इतने रुपए की खर्च है, तो लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ सारे जगह पे पास होगा, ठीक है, और वो खर्चा जो है वो होगा। कंटीजेंसी फंड यानी कि आकस्मिक कोष। अब आकस्मिक यानी कि कंसल्टेंसी, यानी कि मान लीजिए कि कोई ऐसे अचानक वाला जो खर्चा है वो सरकार के पास आ गया, बिना प्लानिंग का खर्चा। जैसे कि सरकार ने कहा कि हम हेल्थ पे इतना खर्चा करेंगे, हम एजुकेशन पे इतना खर्चा करेंगे, हम डिफेंस पे इतना खर्चा करेंगे। जस्ट एग्जाम्पल, अब जैसे मान लीजिए कोविड आ गया था, तो कोविड के लिए तो गवर्नमेंट प्लान नहीं थी,
तो कोविड के लिए जब गवर्नमेंट प्लान नहीं थी, लेकिन कोविड आ गया, तो उसके लिए अब सरकार को आवश्यकता किस चीज़ की पड़ी? टीके बनाने के लिए, ठीक है। यानी कि वो क्या थी? एक महामारी थी। तो किसी भी प्रकार का कोई आपदा आता है, जिस आपदा के लिए पहले से सरकार तैयार नहीं है, तो उसके लिए होता है ना, जैसे आप भी अपने पास क्या करते हो कि घर में जो एक खर्चे के लिए पैसा रखते हो, एक रिजर्व पैसा रखते हो, है ना, कि कभी इमरजेंसी आएगा तो उस इमरजेंसी में वहां से हम पैसा खर्च करेंगे। तो अचानक जरूरत पड़ने पर सरकार जिस फंड से पैसे निकालती है उसे कंटीजेंसी फंड कहते हैं, और इससे पैसे निकालने के लिए संसद की मंजूरी नहीं है, ठीक है, क्लियर। अगला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि राजस्व व्यय। देश चलाने के लिए सरकार को जिस फंड की जरूरत होती है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, जिसमें खर्च, सब्सिडी, सैलरी, खर्च देना और राज्य सरकार को ग्रांट देना जो है इसके अंतर्गत जो है वो शामिल किया जाता है। अगला कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि पूंजीगत व्यय। ऐसा खर्च जिसमें सरकार की कमाई होती है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, और यह खर्च सरकार किसी तरह से इन्वेस्टमेंट में करती है। जैसे कि मान लीजिए सरकार ने जो है सड़क बनाई, अब सड़क बनाई और वहां से टैक्स के माध्यम से उसने वसूला, स्कूल बनाया वहां से वसूला, हॉस्पिटल बनाया वहां से वसूला, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिजिकल पॉलिसी, यानी कि राजकोषीय नीति क्या है? तो फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए फिजिकल पॉलिसी जो है वो क्या करती है? सरकार बनाती है। अब देखिए सरकार किस लिए बनाती है कि सरकार के खर्चों, ठीक है ना, सरकार जो खर्च कर रही है और जो रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? टैक्सेस से आ रहा है। अब दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या बनाती है? फिजिकल पॉलिसी का, राजकोषीय नीति का जो है वो प्रयोग करती है, ठीक है। इसके बाद आपको दिख रहा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं मुद्रास्फीति। क्या कहेंगे हिंदी में? हिंदी में इसको कहेंगे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, ठीक है ना। इन्फ्लेशन का अर्थ क्या होता है? तो इन्फ्लेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन नॉर्मली अगर हम बात करें तो इसको परसेंटेज में जो है वो क्या किया जाता है? बताया जाता है। किस में बताया जाता है? तो प्रतिशत के रूप में जो है इसको दर्शाया जाता है, ठीक है ना। और ये कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये उस दर का मात्रात्मक माप है जिस पर अर्थव्यवस्था, उत्पादों और सेवाओं को एक निश्चित अवधि के लिए जो है वो बढ़ाया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है ना। अब कॉर्पोरेट का मतलब क्या हो गया? तो कॉर्पोरेट का मतलब हो गया कि कोई आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है ना, बिजनेस टाइप का समझ लीजिए, कोई आपका जो है वो कंपनी है, कोई आपका जो है वो फर्म है, ठीक है ना। ये कुछ अर्न कर रही है, कुछ कमा रही है, तो उस कमाई पर वो क्या करेगी कि गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स पे करेगी, और ये जो है आपका डायरेक्ट टैक्स है। क्या है? ये आपका प्रत्यक्ष कर के रूप में हम इसको जानते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, आपको ये दो चीज देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि अल्पकालिक पूंजीगत लाभ, ठीक है ना, जैसे फुल वैल्यू ऑफ सेल कंडेंसेशन, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। साधारण शब्दों में इसको पहले समझिए। शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकालिक जो है वो किसी पूंजी से लाभ मिल जाए, ठीक है ना। अब ये क्या होता है? इसके लिए आप देखते हो शेयर बाजार में लोग पैसा लगाते हैं। जब कोई शेयर बाजार में एक साल से कम समय के लिए पैसा लगाकर उससे मुनाफा कमाता है तो उसको क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म। आप देखते हैं ना, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा अडानी का, आपने देखा कि शेयर काफी तेजी से गिर रहे हैं, कभी उठ रहे होंगे तो लोगों ने पैसा लगाया होगा। अब क्या हो रहा है कि लोग बेच रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है वो वैल्यू जो है उसकी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो कुल मिलाकर शेयर मार्केट जो है वो क्यों किया जाता है? शॉर्ट टर्म, तुरंत वहां से पैसा कमाना है, ठीक है। तो उसी की तरह अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आपको देखने को मिलता है, दीर्घकालिक पूंजी लाभ। तो जब कोई शेयर में बाजार में एक साल से ज्यादा समय के लिए पैसा लगाकर जो है उसको छोड़ देता है कि चलो भैया साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद वहां से कोई हमें प्रॉफिट होगा, तो लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नाम से जो है हम जानते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है। अगला जो टर्म है वो है आपका डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि विनिवेश। निवेश आपने जाना यानी कि पैसा लगाना, और विनिवेश मतलब पैसा निकालना, है ना। मतलब पैसा जो लगा है उसको हम क्या करें? निकाल लें। जब सरकार क्या करती है कि कोई भी सरकारी कंपनी जो होती है उस सरकारी कंपनी की हिस्सेदारी जो है वो क्या करती है? बेच देती है। मान लीजिए सरकार की कोई कंपनी है ए, अब सरकार को लगता है कि ए कंपनी जो है वो घाटे में चल रही है, तो सरकार का मान लो इस पर 100% है। सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं, इसका 20% शेयर हम बेच देते हैं, यानी कि 100 रुपए में 20 रुपया कोई और लगा दे और 20 रुपया किसके पास है? सरकार के पास आ जाए खर्चा के लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर सरकार जब इस प्रकार से काम करती है, यानी कि सरकारी कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी को जो है वो बेच के जो पैसा कमाती है, उसी को कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका विनिवेश, ठीक है, क्लियर है।
ठीक है। यानी कि अपनी संपत्ति को ही बेचना क्या कहलाता है? डिस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? पैसा लगाना। डिस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? पैसा वहां से कमाना। ठीक है ना? तो आप देखते हो कि अभी आजकल बार बार हमें सुनने को मिलता है कि सरकार ने रेल बेच दिया, सरकार ने सेल बेच दिया, सरकार ने एलआईसी बेच दिया, सरकार ने ये बेच दिया, सरकार ने वो बेच दिया, है ना? सुनते रहते हैं, लाल किला बेच दिया तो इंडिया गेट लोग कहते रहते हैं, है ना, कि सरकार बिक गई, सरकार बेच दी। तो मतलब क्या है कि सरकार क्या कर रही है कि उसका कुछ परसेंटेज जो है वो किसी प्राइवेट फर्म को जो है वो दे रही है। क्यों? क्योंकि वहां से कुछ इन्वेस्टमेंट आए और उससे वो दूसरी चीजों पे खर्चा करे। ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के लिए आज का डी कोड। पूरी तरह से अगर हम बात करें तो बजट में जो जो टर्म्स आए थे उसको मैंने डी कोड करने का प्रयास किया और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पसंद आया होगा, आपने समझा होगा। ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा। अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दें कि वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। और इसके अलावा कुछ अतिरिक्त जानकारी है दोस्तों, अगर आप इस यूपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इस समय आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हैं, तो अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इससे आपको अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा जो है वो मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों मेरी ज्योग्राफी की क्लासेज जो है वो स्टार्ट हो रही है ना? अनूप 10 कोड का आप यूज कीजिएगा और इस कोड के माध्यम से जो है वो आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसके अलावा आर ओ के लिए अगर हम बात करें तो 1999 फीस है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 899 फीस है, यहाँ भी मतलब किसी भी कोर्स के लिए अगर हम बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, किसी भी कोर्स के लिए आपको कोड क्या यूज करना है, ANUP10। ठीक है। और अपने मित्रों को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसका लाभ उठाएं। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, मोबाइल से नंबर से रजिस्टर कीजिए, गोल चूज कीजिए, लैंग्वेज चूज कीजिए और ये सारे के सारे जो एडवांटेज आपको देखने को मिल रहे हैं इन एडवांटेज का आप फायदा उठाइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।